अच्छा, क्वेश्चन देखिए। ए पार्ट, वो कह रहे थे कि ऑरेंजेस कॉस्ट $1.5 पर केजी। ये वही वाला पेपर है, और अब मैं आप लोगों को ऐसे जलील करूंगा कि जिस जिसने किया हुआ है मैं स्किप करता हुआ जाऊंगा, ताकि आप लोगों ने जो काम नहीं किया ना आप लोगों के दिमाग में बैठे। तो पहले वो कह रहे हैं कि फाइंड द चेंज ही रिसीव फ्रॉम $10। तो देख लें वो कितने ऑरेंजेस जो हैं वो उनके केजी खरीद सकता है। तो ऑरेंजेस की कॉस्ट है आपकी $1.4 पर केजी, और अशर जो है वो 1.2 केजी ले रहा है। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करें 1.45 से, 1.74। ये उसने टोटल 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.45, ठीक है। ये डॉलर्स उसने स्पेंड कर दिए, उसको चेंज कितना मिला? 8.26। कौन सा सवाल है, मुझे नहीं मिल रहा सबसे पहला। अच्छा, बी पार्ट कह रहे हैं कि मारिया ने जो है वो एक pays a fee to sell strawberries at a market. Each day she pays $75 plus a payment for the mass of strawberries she sells. The fee Maria pays per day is shown on the graph. तो देखो आपका पूरा ग्राफ जो है उसमें ये एक्स एक्सेस शो करवा रहा है कि उसने कितने मैस जो है वो सेल किए हैं, ठीक है। तो अगर मैस उसने बेचे नहीं, तो यहां पर स्टार्टिंग अमाउंट कैसे आ गई? ये वो फिक्स्ड वाली फी है जो ये पे कर ही रही है विद इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है? यहां तक बना 50, 60, 70, 80। तो $80 मारिया ने पे करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बट क्वेश्चन कह रहा था कि $75, विच मीन्स ये 80 नहीं है 75 है, अगर टेबल गौर से देखोगे तो $75 जो है वो पे कर ही रही है प्लस द मैथ्स। तो वो कह रही है कि एक दिन है जिसमें मारिया ने टोटल फी पे की है $240। ग्राफ यूज करके बताएं कि उसने उस दिन कितनी स्ट्रॉबेरी सेल की हैं। तो 240 के अंदर उसकी जो मिनिमम पेमेंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 240 में से उसकी जो 75 वाली पेमेंट है वो आप माइनस कर दें, ये बन जाएगा 170। 170 में से 5 निकालेंगे तो $165, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो डायरेक्ट क्या? हाँ, तो डायरेक्ट ग्राफ से करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, अभी तो वैसे ही बता रहा था। तो $165 जो है वो टेक्निकली जो मारिया है वो उसने पे किए हैं फॉर द जो मैथ्स उसने सेल किए थे, ठीक है। बट इस केस में आप सिंपल जाएं अपने ग्राफ पे, 240 की वैल्यू लोकेट करें। 240 की वैल्यू लोकेट करके यहां पर देख लें आपके पास क्या वैल्यू बनती है, विच इज 330। मेरे आपका यही आंसर था। यस सर। अच्छा, फिर वो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि ऑन सैटरडे मारिया सेल्स 270 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, ऑन संडे शी सेल्स 220 ग्राम ऑफ स्ट्रॉबेरीज, फाइंड द टोटल फी शी पेज फॉर 2 डेज। तो उसने 270 ग्राम सेल किए, तो आप टेबल पे जाकर 270 ग्राम्स को आइडेंटिफाई कर लें। 270 ग्राम्स पे उसने पेमेंट कितनी की है? $210। तो सैटरडे की उसकी पेमेंट है $210 प्लस 220 ग्राम स्ट्रॉबेरी सेल की है। 220 ग्राम्स की उसकी पेमेंट कितनी है? 185। तो 210 प्लस 185 कितना बनता है? 395। जी मेरे बराबर ये आंसर था। यस सर। यस। ठीक। अच्छा, थर्ड में वो कह रहे हैं कि द फी पर डे फॉर मारिया नाउ इंक्रीजेस। ईच डे शी नाउ पेज $90 प्लस द पेमेंट ऑफ $60 फॉर एवरी 100 kg of strawberries she sells. On the grid, draw a line to represent a new fee when she sells 0 grams to 500 grams, ठीक है। तो पहले $90 तो अब उसने पे करने विच मींस उसकी स्टार्टिंग जो वैल्यू है अब वो 75 नहीं रही, अब वो कितनी हो गई है? $90, विच मींस यहां से अब उसका ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। $100 बेचने के बाद उसने कितना पे किया? $60, विच मींस 100 अगर केजी बेचा है उसने, तो उसने कितनी पे कर दिया? वन। हाँ हाँ, कर रहा हूं ना, सब्र करोगे।
सब्र करोगे? अच्छा, तो 100 kg बेचने पे वो कितने पैसे पे करेगी? $150। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 तो बेस अमाउंट है, प्लस 60 $150 हो गए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कभी भी क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, आप अपनी स्ट्रेट लाइन जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर दें, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी। आपको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है, आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है कि वो 200 कितनी बेच रही है, किस पे बेच रही है। हाँ, आप लाइन ड्रॉ करने के बाद वेरीफाई जरूर कर ले। तो अगर वो 200 kg बेचेगी तो उसकी न्यू अमाउंट कितनी बनती है? $90 उसने बेचना देना ही देना है, प्लस $60 फॉर एवरी केजी। तो अगर 200 kg बेचे हैं तो कितने डॉलर देगी? 120 और देगी। तो 120 प्लस 90 कितना बनता है? 210। तो ये देखो यहां पर ऑलरेडी 210 आ रहा है, विच मीन जो आपने लाइन ड्रॉ की हुई है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, दो से ज्यादा नहीं चाहिए होते। अच्छा, सी पार्ट में कह रहा है कि आपने इनको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए सारों का यूनिट सेम होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन आपकी 0 से 500 तक जानी चाहिए, तो 90 से 500 तक जाएगी। 0 kg का हुआ था बाजी। अच्छा, सबको पहले कन्वर्ट करें सेम यूनिट में, ये बन जाएगा 600 ग्राम्स, 1600 ग्राम्स, ये भी 600 ग्राम्स, और ये 2400 ग्राम्स। ठीक है, सारे के यूनिट सेम हो गए, विच मीन्स ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो जीरोस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन सारे नंबर्स को 2 डिवाइड करता है, तो 8, 3 और 12। तो 8, 3 और 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये गलत है, डेसिमल वैल्यूज रेशियो के अंदर होती नहीं। अच्छा, उसने तो दी है सर। इसलिए तो उसने कहा सिंप्लीफाई करो। तुम भी कह दो एग्जामिनर को सिंप्लीफाई कर दें, मैं आपके घर चॉकलेट भिजवा दूंगा। अच्छा, ये हमने कल कर लिया था, क्वेश्चन 6 भी हो गया था। सी पार्ट देखें, इसमें आपको उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और हमने ये जब सेट्स पढ़े थे तो हमने पहले ही कहा था कि आप हर सेट के सामने उसको फिल आउट करने से पहले उनकी पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो सारी लिख लें। ए कह रहा है कि आपने फैक्टर ऑफ 40 लिखने हैं, बट वो सिर्फ फैक्टर ऑफ 40 जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सिंपल है, जो मैट्रिक्स वाला है वो नहीं आएगा, है ना? मैट्रिक्स में आ जाएगा। अच्छा, 40 के पास यही फैक्टर्स अवेलेबल है, 10 के बियॉन्ड नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 10 के बियॉन्ड कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। फिर बी देखें, बी कह रहा है ऑड नंबर्स, तो 1 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, और 9 आपका ऑड नंबर है। ठीक है, अब इन सब को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर फिल कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपने कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है? द इनर मोस्ट। रोहन भाई, ये कौन सा रीजन है? तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या लिखूं, प्लीज बताओगे? और 5 और 7 और 9 कॉमन है और बी के साथ, इसमें कॉमन नंबर आने हैं यार, क्या कर रहे हो? अच्छा, जो आपके नंबर बच गए हैं वो आप इधर लिख दें। 2 रह गया, 4 रह गया, और 8 रह गया, 10 उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, बी के केस में देखें आपके कौन कौन से रह गए हैं। 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 रह गया, और 9 रह गया। ठीक है, कोई नंबर आपका रह गया है तो उसको आउटर साइड पे देख लें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया। ठीक है, तो आपकी पूरी वेन डायग्राम फिल होगी, आपको 2 नंबर मिल गए। इस वाले में वो कह रहा है इस्माइल, इसका मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? एनीथिंग बट ए। तो जब आप करोगे एनीथिंग बट ए, तो उसके अंदर आपके पास ये वाला रीजन आएगा, और आपके पास बाहर वाला रीजन आएगा, क्योंकि वो कह रहा है ए एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद जो नेक्स्ट उसने एरो सिंबल ऐड किया है, उसका मतलब है कि कॉमन विद बी। ठीक है, तो आपके ग्रीन रीजन का कॉमन विद बी, विच मींस आपके ग्रीन और पिंक की कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी बनती हैं? 3, 7,
और 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट से एक एलिमेंट पिक किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितनी है आपकी? 10। और इंटरसेक्शन में आपकी कितनी वैल्यूज हैं? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स हुई 2, विच मींस 1/5। राबे मीरब, यही आंसर था। यस सर। ये मेरी सामने वाली राबे, आपने पांच पेपर किया था? नहीं किया आपने? दिखा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि या तो आप x को आइसोलेट कर लें, और अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक सिचुएशन बन रही है तो आप वहां पर या तो मिल्टन ब्रेकिंग कर लें या आप कुछ और कर लें। ठीक है, पहले वाले पार्ट में सिंपल वही हो जाएगी, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3, x इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू 21 आ गई। बी पार्ट में देखें, 6x माइनस 5, 2x प्लस 6। अयान आया था बट उसके बाद गया किधर? 11 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 2.75 आपकी x की वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। सी पार्ट में वो कह रहा है कि 3x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें जिस इसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया पहले वो अपने मुंह पे एक थप्पड़ मार ले। ठीक है, इसमें आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी थी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए वो कहता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, उसने तो फैक्टराइज करने को कहा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फैक्टराइज थोड़ी है, हैं? वो सॉल्विंग के लिए होता है। और तुम टॉपिकल कर रहे हो घर में एज पर यू। तुम भी छुआ रहे हो, तुम्हारा टीचर भी छुआ रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? 3 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, वो बन गया 24। उसके बाद आप 24 का टेबल लिखें। 1 टाइम्स 24, 2 टाइम्स 12, 3 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 6। ठीक है, आपको बनाना है सेंटर वाला नंबर विच हैज टू बी -2। ठीक है, तो आप देख लें कि कौन सा पेयर जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट होके -2 दे सकता है। वो सिर्फ आपका लास्ट वाला पेयर है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि -2 चाहिए, तो किसके साथ माइनस लगेगा, किसके साथ प्लस लगेगा। बड़े नंबर के साथ माइनस लगेगा तो वो -2 बनेगा। तो हेंस आप करें 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8। आप किसी भी ऑर्डर में लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले दोनों में से 3x कॉमन निकालेंगे, यहां पर x -2 बच जाएगा। आखिरी वाले में 4 कॉमन निकालेंगे, वहां पर भी x -2 बच जाएगा। x -2 दोबारा कॉमन आता है, 3x प्लस 4 ब्रैकेट में रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये x -2 इंटू 3x प्लस 4, ये फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, कल जो है वो आप लोगों का पूरा पास पेपर का टेस्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 to 7 या 4:30 to 6:30। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो हमारी मैथ्स की क्लास होगी ना। कल इंशाल्लाह 3 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, वो मैं तो नहीं बता सकता ना, वो तो अननोन पेपर होएगा। मतलब मैंने टाइम बताया, यू कैन डू इट एट एनी टाइम। ठीक है, क्लास के बाद, हाँ क्लास के बाद फारिग होके यू कैन टेक द टेस्ट। ठीक, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। वो मेंसुरेशन का उसका भी छोड़ दें, वो हमने नहीं किया हुआ। इसको भी छोड़ें, वो छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट मीडियन। मीडियन को कैसे एस्टिमेट करते हैं? 50% ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें एक छोट हमने कर लिया है।
नहीं किया। अच्छा, 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। अब इसमें ना एक पास पेपर का क्वेश्चन है, उसमें बड़ी ना उसने घटिया हरकत की है वैसे, आई वुड से। यूजुअली क्या होता है कि ये वाली वैल्यू आपके ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होती है। प्रैक्टिस कर करके बच्चों को इतनी आदत होगी है कि वो यहां से ना टोटल वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं। उसने उस क्वेश्चन में हरकत क्या की कि ग्राफ पहले ही रोक दिया। फॉर एग्जाम्पल यही वाला ग्राफ उसने 70 पे रोक दिया यहां पर। बच्चों ने ग्राफ देखा नहीं और वैल्यू जो है वो टोटल वैल्यू उठा ली। तो मीडियन भी गलत, इंटरकोटाइल रेंज भी गलत, लोअर कोटाइल भी गलत, पूरे अगले वाले 5 मार्क उड़ गए। ठीक है, तो आपने ट्राई करनी है कि आप ऐसी हरकत ना करें। तो हमेशा ग्राफ की एंडिंग वैल्यू लेते हैं, जो कि इस केस में 80 है। तो 50% ऑफ 80 क्या बना? 40। 40 के अगेंस्ट आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू नोट डाउन करनी है, जो कि बनती है 1.33। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो लाइंस लगाई हैं यही आपकी वर्किंग है। लाइंस के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, काफी एग्जामिनर रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि लाइंस मस्ट बी सीन, और लाइन नहीं दिखी इसलिए बच्चों को नंबर नहीं दिए। ठीक है, बी पार्ट कह रहा है कि आपने 30th परसेंटाइल फाइंड करनी है। परसेंटाइल का मतलब इस 30%, सिंपल। तो 30% ऑफ 80 क्या बनता है? 24। तो अब आप 24 पे जाके चेक कर लें कि आपके ग्राफ की क्या वैल्यू बनती है, विच इज 1.28। तो 1.28 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि ट्री विद अ हाइट ग्रेटर देन y मीटर्स आर ग्रेडेड एज फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 2/5 ऑफ द 80 ट्रीज आर ग्रेडेड एज फर्स्ट क्लास। तो पहले आप ये फिगर आउट कर लें कि 2/5 ऑफ द 80 कितना बनता है। 2/5 ऑफ द 80 मींस आई थिंक 32। ठीक है, तो 32 जो ट्रीज है आपके, दे आर ग्रेडेड एज क्लास 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़े तो वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन y मीटर्स आपके जो ट्रीज हैं वो 32 ट्रीज हैं जो कंसिडर हो रहे हैं क्लास 1। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक गलत तरीका है और एक ठीक वाला तरीका है। ठीक है, अब जो गलत तरीका है वो क्या करता है कि बच्चे यहां पर लाइन लगाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जी ये वाली वैल्यू हमारा फाइनल आंसर है। दैट मींस कि एनी ट्री ग्रेटर देन 1.3 मीटर इज कंसिडर्ड एज क्लास 1। चले मान लेते हैं आपने ये कह दिया, बट इसमें गलती क्या है कि उसने कहा था कि आपके ग्रेटर देन y मीटर जो ट्रीज है वो 32 है। ये वाले जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं ये 32 तो नहीं है। तो आप यहां पर मैसअप कर देंगे। आपने टेक्निकली करना ये था कि आपने 80 के अंदर से 32 सब्ट्रैक्ट करना था। 32 सब्ट्रैक्ट करने के पास आपके पास बनना था 42। तो उस 42 के अगेंस्ट जो वैल्यू बनती है विच इज 1.36 मीटर, अब क्लास 1 कंसिडर होंगे। ठीक है, सारे में तुमने पेपर किया हुआ है? अच्छा, उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपके जो बड़े वाले ट्रीज है ना वो 32 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये वाला 32 सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि 1.33 से जितने बड़े ट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? क्लास 1 के। बट 1.3 से सारे ट्रीज देखो तो ये वाली वैल्यू 32 नहीं बन रही, विच मीन्स नीचे से 32 नहीं देखना, ऊपर से 32 देखना है, ऊपर से नीचे आना। ठीक है, है 80 माइनस 32। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे आना था। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ट्रीज आर 32, तो ऊपर से नीचे आना था। अच्छा, राबे और मीरब आपका ये आंसर था या नहीं हुआ था या गलत था? सर हुआ नहीं था। अच्छा ठीक है, अब समझ लग गई कोई मसला? नहीं आ गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वो कह रहे हैं कि आपको डायग्राम जो है वो पेंटागन दिखा रही है, आपने बी की वैल्यू निकालनी है। ये कौन सी पेंटागन है? इररेगुलर पेंटागन। तो इररेगुलर पेंटागन में क्या होता है कि आपके एंगल सेम नहीं होते। ठीक है, तो आपका इररेगुलर पेंटागन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो सम ऑफ एंगल्स का है, विच इज 5 - 2 × 180
दैट इज 540। ठीक है, तो आपने एक्स एंगल निकालना है, दैट वुड मीन कि आपके सारे एंगल्स का सम 540 होना चाहिए। और अगर आप 540 से सारे अननेसेसरी एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल बचेगा दैट विल बी द वैल्यू फॉर एक्स। कितनी? 87। ठीक, सम का। ठीक है, अच्छा, बी पार्ट कह रहे हैं कि इसी पेंटागन में ए ई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 8 मीटर्स। ठीक है, क्या सोच क्या रहे हो? अच्छा जी भाई, ए ई की वैल्यू इज 8 मीटर्स। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कह दिया। फिर उसने साथ ही क्वेश्चन में कहा है कि ए डी की वैल्यू इज 15 मीटर्स, विच मींस ये वाली लाइन की वैल्यू इज 15 मीटर्स। ठीक है, और वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है ई डी की वैल्यू और आपने अपना आंसर देना है टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ट्राइंगल यहां पर बना लेते हैं, ए ई और डी। दिस वैल्यू इज गिवन एज 15, दिस वैल्यू इज गिवन एज 8, और आपका दरमियान वाला एंगल जो है वो है 120 का। 90 है ही नहीं भाई, तो आपने ईडी की वैल्यू निकालनी है। अब ईडी की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपके पास इस केस में एक ही पेयर बन रहा है तो कौन सा रूल यूज होगा? कोसाइन रूल। अगर दो पेयर बन रहे हो तो कौन सा रूल यूज होता है? साइन रूल। तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंगली सिंस आपने साइड निकालनी है तो हम साइड वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, विच इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये दोनों वैल्यूज आपकी पेयर में काम करती हैं, तो जो आपने पेयर सिलेक्ट किया है उसकी साइड पहले आ जाएगी और उसका एंगल एंड पे चला जाएगा। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन आप नॉर्मली कर लें किसी भी ऑर्डर में, उससे फर्क नहीं पड़ता। बी की जगह एक्स आ जाएगा, सी की जगह 8 आ जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू एक्स। राबिया को देख रहा हूं, लिख रही हो? अच्छा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 कॉस 120 क्या होता है? आई थिंक -0.5 ना, -0.5, तो वो हो जाएगा +8x एंड -15 का स्क्वायर इधर ले आया, विच इज -2 to 5। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +8x टू -161। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, मिल्ड ब्रेकिंग न्यूज, वैसे भी पेपर 2 है जब आपको कैलकुलेटर अलाउड है यार। तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ क्या फैंटेसी है तुम्हारी, मुझे बता दो पहले। पता नहीं ये क्या उसके कहने में इसको ना। हाँ जी, अच्छा, मैं फॉर्मूला शीट जो है ना वो मेरे, मैं नहीं लगा रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, खुद ही लगाते रहिएगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, ये लिख देता हूँ। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालनी है, एक -17.3 है और दूसरा 9.3 है। तो इसको इग्नोर कर दें, सिर्फ एक ही आंसर बच गया, विच इज 9.3। -17.3, जान साइड नेगेटिव हो सकती? गुड बात। और खतीजा भी आई हुई है, वासिफ भी आया हुआ है, वाह 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 वाह। वासिफ भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ यार, आज तुम पहले दिन आए हो, पहले आते रहते हो ना वासिफ? सर आता रहता हूँ, तीसरा दिन है आज तो मेरा। तो जाहिल इंसान कल किधर थे? सर कल हमारा फेयरवेल था। अच्छा अच्छा, तो ये एमबीएस भाई, जी सर। आप किधर गायब थे इतने दिनों से? एमबीएस भाई, एमबीएस भाई मोहम्मद बिन सर शहजाद। सिर्फ कल नहीं आया मैं। एक सेकंड जरा रुकना।
अच्छा, क्वेश्चन में 11 देखें। वो कह रहे हैं कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है Q विच इज n(-4), आपको एक पॉइंट दिया हुआ है R विच इज -1 and 8, और आपको S पॉइंट दिया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, एक आपके ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा, उसमें भी आपको कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए थे, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी, कुछ इस तरह करके कहा हुआ था, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे उसके अंदर कि सर ये जो ए बी और सी डी है, ये हमने वेक्टर बनाना है या हमने क्या करना है। बच्चा अगर वेक्टर होगा ना तो ऊपर वो वेक्टर का एरो लगाएगा। अगर उसने कोई एरो नहीं लगाया, कुछ नहीं किया हुआ, सिंपल लेटर्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो प्लीज, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें ग्रेडियंट लगाना है, वेक्टर लगाना है या क्या लगाना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों को इग्नोर करें। वो कह रहे हैं कि क्यू आर की लेंथ मैं आपको बताता हूं कि वो 13 होती है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला शीट में नहीं लिखा होता, तो आप लिखोगे 13 इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, विच इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू आर जो है आपके पास, इसको x1, इसको x2 कंसिडर कर लें, इसको y1, इसको y2 कंसिडर कर लें। तो सब्स्टिट्यूशन करें, y2 माइनस y1, वासिफ मुताल किधर है, x2 सर मुताल मेरे माइनस साथ x। लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। आपने सिंस वेरिएबल की वैल्यू फिगर आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट को खत्म कर दें। राबे बेटा, ऑनलाइन वाली नहीं, सामने वाली। राबे बेटा, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कैसे। ये आर्मी के खिलाफ मीम नहीं है जो मैं कैंसिल कर दूंगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो 13 का स्क्वायर इज 169, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस -1 माइनस n होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, पहले देख लें कि क्वेश्चन जा किस तरफ रहा है, ठीक है। 144 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दे, वो क्या आ जाएगा 25। तो -1 माइनस n होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, गलत, +-5। आप सिर्फ 5 जो है स्क्वायर रूट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में या मेंसुरेशन के चैप्टर में यूज करते हैं, अदरवाइज हर चैप्टर में स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस लगना चाहिए। तो +-5 -1 माइनस n, तो यहां से आप सिंप्लीफाई करके दो वैल्यूज निकाल लें, एक -1 माइनस n इज इक्वल टू 5 करके निकल आएगी, एक -1 माइनस n इज इक्वल टू -5 करके निकल आएगी। तो आई थिंक एक n की वैल्यू 4 बनती है, दूसरी n की वैल्यू -6 बनती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि आर एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये 2024 का पेपर है और ये मेरे स्टूडेंट ने पेपर दिया था, उसके 99 मार्क्स थे और उसका यही क्वेश्चन गलत था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपकी आरएसटी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आर एस टी। तो ये उन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस में है जो मेरे साल पिछले 4 सालों में 3 दफा हो चुके हैं। तीनों दफा बच्चे जो हैं वो 99 पे आके रुक गए हैं। 99%, 99%, 99%। एक गलत था ना, एक उसका ठीक था, 1 मार्क मिला उसे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आर एस विच मीन्स ये वाले, और पूरे की जो रेशो है वो 2:5 है, ठीक है। तो आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपने निकालने हैं, ठीक है। आर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, उसने क्वेश्चन में बताए हुए हैं, विच इज -1 and 8, ठीक है। आपको उसने एस के कोऑर्डिनेट्स भी बताए हुए हैं, विच इज 3 and 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को
आपने रेशो मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। रेशो मेथड से कैसे सॉल्व करना है जरा देखें। आपकी जो आर और एस की वैल्यूज हैं, ये मैं टेबल बना रहा हूं सिर्फ एक्स की वैल्यूज के लिए, ठीक है। आपकी एस और आर की एक्स वैल्यूज में कितना गैप है? आपकी एस और आर की वैल्यूज में कितना गैप है? 4 का, ठीक है। इस 4 के गैप को कितने रेशो के पार्ट से रिप्रेजेंट किया गया? 2 से। तो 4 के सामने 2 लिख दे। आपकी जो टी है उसका कितना गैप बनेगा? x माइनस माइनस 1, विच मींस x प्लस 1 का गैप बनेगा t की वैल्यूज के साथ। हमने वही किया जो s के साथ किया था। s में गैप कैसे निकाला था? s की x वैल्यू माइनस r की x वैल्यू। t का गैप कैसे निकलेगा? सेम एग्जैक्ट सेम वे में कि t की x वैल्यू और r की x वैल्यू विच इज x प्लस 1, ठीक है। और उसको कितने पार्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है? 5 से। वो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, हमने नहीं किया। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 20, 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 2, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसके बाद एक और शॉर्टकट भी बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह y वैल्यूज को भी करें। y वैल्यूज का कितना गैप है s और r में? 2 माइनस 8 माइनस 6 का, ठीक है। y वैल्यूज में कितना गैप होगा t की? y माइनस 8 का, ठीक है। तो दोबारा टेबल बना लें कि -6 रिप्रेजेंट हो रहा है 2 पार्ट्स के साथ, y माइनस 8 कितने पार्ट्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है? 5 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -30 इक्वल्स टू 2y माइनस 16, 16 जाके ऐड हो जाएगा -14, -14 डिवाइड बाई 2 -7। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 9 एंड -7। अगर किसी को वेक्टर्स आते हैं तो वो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, अभी करवाने हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को आते हैं ऑलरेडी तो आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके वेक्टर से ग्रेडियंट निकाल के आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जो हमने कल परसों में करना है तो हम उस तरीके से देख सकते हैं। बट रेशो मुझे पर्सनली ज्यादा आसान लगा था, क्योंकि जिसका गलत हुआ है उसने भी वेक्टर से ही करने की कोशिश की थी और उसका वेक्टर से गलत हो गया, ठीक है जी। मीरब, वासिफ, खदीजा, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। और आमना, कोई क्वेश्चन? नो सर। 5:40 पे क्लास होते हैं, ओके। अच्छा, अब सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये जब हम पढ़ रहे थे मैं तब भी 4 दफा कह चुका था कि ये पिछले 5 सालों में 4 दफा आ चुकी हुई है, ठीक है। और ऐसे हो गया कि अब हर दफा रूटीन में आने लग गई है। ओल्ड वालों के लिए, आईजीसीएसई वालों के लिए पूरी जिंदगी से रूटीन में ही आ रही है। आपके लिए हर क्वेश्चन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए आपको एक नंबर सीधा और सीधा मिड पॉइंट निकालने का मिलेगा। तो ये हमने पहले भी कहा था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको नहीं भी निकालना आता, आप ये 3 स्टेप कर ले, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। पहला यह है कि आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट किसका? आर का और एस का। आर के क्या कोऑर्डिनेट्स है? -1 एंड 8। और एस के क्या कोऑर्डिनेट्स है? 3 एंड 2। तो मिड पॉइंट निकालें, 3 - 1 over 2, 8 + 2 over 2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1,5। एक नंबर आपको मिल गया। अब इसके बाद ग्रेडियंट निकालें। ग्रेडियंट किसका निकालना है आपने? RS का, ठीक है। RS के ग्रेडियंट को हम M1 कह देते हैं, ठीक है। तो y2 - y1 over x2
माइनस x1, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, विच इज -3/2। ठीक है, सिंस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का वर्ड भी यूज हुआ है, तो m2 का जो ग्रेडियंट है वो कैसे निकलेगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, तो वो 2/3 हो जाएगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग साइन है वो रिवर्स हो जाता है, अभी इस केस में नेगेटिव था तो प्लस हो गया, और 3/2 2/3 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको 3 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपने y इज टू mx प्लस सी यूज करनी है, बट हमने y इज टू mx प्लस सी के अलावा दूसरी वाली इक्वेशन भी पढ़ी थी, विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ज्यादा आसान है, इसमें आपकी ख्वारी कम है, आंसर जल्दी निकल आता है। y माइनस y1 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपकी पुरानी डी सीरीज की बुक होती थी ना, उसके अंदर नहीं होता था। जो अपडेटेड डी सीरीज की बुक है 2024 से ऑनवर्ड्स, उसके अंदर उन्होंने बुक के अंदर भी ये फॉर्मूला लिख दिया, विच मींस यू कैन यूज इट। ठीक है, और वैसे भी आपके उसमें फॉर्मूला का कोई नंबर नहीं है, आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी यूज करें या कोई और यूज करें। तो y माइनस y1 ये भी हमने बताया था कि y1 और x1 इस केस में आपके मिड पॉइंट होंगे। ऑनलाइन वालों, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसके अंदर सी अलहदा से सब्स्टिट्यूट करके लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो y1 आपके क्या है वैल्यू 5 मिड पॉइंट का, ग्रेडियंट है आपके पास 2/3, और x की वैल्यू है आपके पास 1, मिड पॉइंट की वैल्यूज लिखी है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप 3 को उधर मल्टीप्लाई करें तो आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वगैरह कभी भी नहीं आएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करें, ये बना 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो 3y को सब्जेक्ट बना दें 2x प्लस 13। इसको y equals to 2x plus 13 आपकी अपनी मर्जी है, उसने कहा है अगर y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में देना है फिर जरूर बनाओ, अगर उसने नहीं कहा ऐसा कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मेथड y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो उसमें आप पहले m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, x और y की वैल्यू डाल के c की निकालोगे, फिर वापस इक्वेशन अपडेट करके लिखोगे। इसमें डायरेक्टली सब कुछ हो जाता है, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, और पेपर आपका खत्म हो गया। ठीक है, पर एक क्वेश्चन है, अच्छा नहीं होगा वो मैंने कुछ छोड़ा जी। ठीक है, आपका पेपर खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। कल के लिए आप लोगों को न्यू पेपर मिल जाएगा,